हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रोटेशनल डायनामिक्स से है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 रोटेशनल डायनामिक्स से उठा रहे हैं। तो स्टेट एंड प्रूफ law of conservation of angular momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है और स्टेटमेंट बेस का लिखना है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, if external torque acting on a body is 0, then the angular momentum of the body about the given axis of rotation is constant, ठीक है। यानी कि if net external torque acting on a body which is free to move, which is free to rotate about an axis। ये अंडरस्टूड बात है, इस वजह से ब्रैकेट में लिख दिया है। इफ net external torque acting on a body which is free to rotate about an axis is 0, then angular momentum of the body about that axis, about its axis of rotation, about its axis of rotation remains constant, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं, वैसे मैथमेटिकली बात पूरी नहीं हो पाती। आपको स्टेटमेंट अगर बोला गया स्टेट, तो आपको फिर स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इफ टाउ इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? J, angular momentum will remains constant about its axis। इतना फिर भी लिखना पड़ेगा, उसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ बहुत छोटा सा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये स्टेटमेंट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं।
है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि J यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है, टाउ इज इक्वल टू dJ बाय dt। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, F इज इक्वल टू dP अपॉन F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से टाउ इज इक्वल टू dJ अपॉन dt होता है। ठीक है, तो मतलब डायनेमिक्स में जो काम फोर्स का होता है वो काम टॉर्क करता है, जो काम लीनियर मोमेंटम का होता है वो चीज एंगुलर मोमेंटम कर देती है ना। इस प्रकार से ये हो गया। तो टाउ इक्वल टू dJ अपॉन dt। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर टॉर्क जीरो हो तो, यानी इफ टाउ इज जीरो तो क्या हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू हो गया, वैल्यू प्लेस कर दी हमने, dJ बाय dt हो गया। माय डियर इसका मतलब क्या है कि हमने J को डिफरेंशिएट किया है, J का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो जीरो आया। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने से अगर जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है, यानी दैट इज कहने का मतलब ये हो गया कि J का वैल्यू डेफिनेटली कांस्टेंट रहा होगा। J का वैल्यू डेफिनेटली जब कांस्टेंट रहा होगा तभी ये डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है। यानी स्टेटमेंट पूरा क्लियर हो गया कि इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। सिंपल 2-3 लाइन का प्रूफ है और कोई खास बात नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल पे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरी का इजी सा सवाल, ग्रेविटेशन चैप्टर से, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर के लॉज। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट केपलर्स के है ये, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया और कुल मिला के प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए। तो केपलर proposed following 3 laws of planetary motion. Kepler proposed following 3 laws of planetary motion, जिसमें पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा होता है लॉ ऑफ एरियाज, तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों को स्टडी करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए लॉ ऑफ ऑर्बिट यही बता देते हैं। तो
पहला है हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझने के लिए आपको एक डायग्राम बताते हैं पहले। इट इज अ मैथमेटिकल ज्योमेट्री। इसको इलिप्स कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर से चपटा है, इधर से फैला है, पूरा गोल नहीं है, ठीक है। तो पूरा गोल होता तो गोल का मतलब ही सर्किल हो गया, ठीक है। ये सर्किल नहीं है, इट इज इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सिस मानी जाती हैं। पहले इलिप्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए, तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इलिप्स, ये इलिप्स है। ये जो लंबी वाली एक्सिस बन रही है और एक इस प्रकार से जो छोटी वाली एक्सिस बन रही है, जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिडल में काट रही है, ये हो गया सेंटर। और सेंटर किसका समझ रहे हैं आप? सेंटर ऑफ इलिप्स। ये जो बड़ी वाली एक्सिस है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। दिस इज मेजर एक्सिस। तो सेंटर से यहां तक को क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस, है ना। और ये वाली जो एक्सिस है दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। तो सेंटर से यहां तक क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस, है ना। तो इसमें सेंटर के अलावा दो और पॉइंट होते हैं जिन्हें फोकस कहा जाता है, इंप्यूरल फोकाई बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट ये है तो एक पॉइंट ये हो गया। दो फोकाई होते हैं, मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग। पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स में, फिलहाल आपके स्टैंडर्ड पे। तो ये दो फोकस हो गए, तो प्लूरल में FOCII फोकाई कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग तैयार हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, आपको स्टेटमेंट उधर लिख देंगे, डायग्राम समझा देते हैं यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से है, माय डियर। एक फोकस पे सन होता है, ऐसा केपलर ने कहा कि दो में से एक फोकस पे सन होता है और प्लैनेट इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। यानी सर्दियों के मौसम में प्लैनेट, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ दूर है, और गर्मियों के मौसम में प्लैनेट सन के पास आ जाता है घूमते फिरते। इस तरीके से 365 दिन एक टाइम पीरियड मतलब लगता है एक चक्कर पूरा लगाने में, 365 डेज। तो यही है पहला लॉ कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है। हर प्लैनेट सूर्य के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। दीर्घवृत्त बोलते हैं इसको, ठीक है। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। और सन जो होता है दो में से किसी एक फोकाई पे आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि प्लैनेट इधर आ गया तो सन डर के इधर पहुंच गया, दूसरे फोकाई पे पहुंच गया। सन की जो लोकेशन एक बार बन गई सो बन गई, फिक्स है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट के हिसाब से ईच प्लैनेट revolve around sun in an elliptical orbit, and sun is located at one of its foci। ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये आपको एलिप्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी हमने। एलिप्स के फोकाई को जनरली S1 और S2 से शो किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ एरिया की। अगला है हमारे पास इसको भी साइड में कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसे रब नहीं किया है। तो अब बात आती है लॉ ऑफ एरिया की। लॉ ऑफ एरियाज, ये क्या चीज है? लॉ ऑफ एरियाज मतलब ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए आप सन को प्लैनेट से कनेक्ट कर दीजिए बाय लाइन, एक लाइन बना के आप सन को प्लैनेट से कनेक्ट कर दीजिए। सपोज थोड़ा समय दीजिए आप कि प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। मान लेते हैं यू हैव गिवन टाइम डेल्टा टी, तो प्लैनेट सरक के यहां से यहां पहुंच गया। इसकी पोजीशन P1, सेकेंड पोजीशन P2। तो ये जो लाइन बनाई है तुमने, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, ये थोड़ी घूम जाएगी। तो अब नया पोजीशन जो हो जाएगा इसका वो ये हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ये हो गया। तो एक तरीके से इस लाइन ने क्या किया? स्वीप किया, पोछा जैसा लगा दिया, है ना? यानी लाइन यहां से इधर सरक गई। तो सपोज मान लेते हैं कितना एरिया स्वीप हुआ, इस पोर्शन का इतना एरिया, ये इमेजिन करिए, टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ये दिस एरिया इज सपोज A1। फिर क्या हुआ, ये अंडरस्टूड है, इसको मैं केवल S लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सन मीन्स, S मीन्स सन। अब मान लेते हैं वही प्लैनेट हमारा यहाँ पे है इस समय, ठीक है? प्लैनेट की पोजीशन तीसरी वाली P3। तब ये जो लाइन है वो ऐसे बन जाएगी। और हमने इस बार भी उसको उतना ही टाइम दिया जितना हमने उसको P1 से P2 जाने में दिया था। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अब ये प्लैनेट थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर गया। मतलब ऐसा देखा जाता है कि फास्ट होता है, यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक? तो ये जो लाइन है वो सन से प्लैनेट को ऐसे कनेक्ट कर देती है, ठीक? तो इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी, वो ऐसे एरिया स्वीप किया इसने। अरे जैसे गाड़ी का वाइपर होता है वैसे, ठीक? तो इस बार एरिया कितना हुआ, ये वाला पोर्शन हो गया। दिस मच इज द एरिया। सो ये जो एरिया है इसे हम A2 कहते मान लीजिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये A1 एरिया और ये A2 एरिया है। तो केपलर ने ये कहा कि अगर आप बराबर टाइम देते हैं दोनों बार, तो भले ही आपको लग रहा हो ये पतला स्ट्रिप में है, चौड़ा स्ट्रिप में है, ठीक है, लेकिन एरिया दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है? यानी ये A1 A2 क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी फॉर सेम टाइम interval A1 would be equal to A2। that is डायग्राम बना के मैंने समझा दिया। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट ये हो गया, the line joining from the planet
to the sun sweeps स्वीप की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, सही है। स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ तो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। एक चीज और समझ में आती है, स्टेटमेंट को एक और लहजे में लिखा जा सकता है, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एरिया पर यूनिट टाइम। भाई देखिए, एरिया भी सेम आ रहा है, टाइम भी सेम है, इसका मतलब क्या है, सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम एक तरीके से वेलोसिटी के टर्म्स में देखें, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो वैसे एरिया अपॉन टाइम एरियल वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सन के अराउंड किसी भी प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है ना। यानी दूसरा स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो कि एरियल वेलोसिटी, अभी मैथमेटिकली लिखूंगा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट around sun, aerial velocity of any planet around sun remains constant means पहला स्टेटमेंट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ऐसे काम चला लीजिए। एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दैट इज एरियल वेलोसिटी यानी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यानी एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, इसी को एरियल वेलोसिटी कहा जाएगा। यही है एरियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है प्लैनेट के लिए अराउंड सन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका केपलर के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बन गया। बाकी ये आप समझे रहे। तो ये हो गया लॉ ऑफ एरिया, जिसको केपलर का सेकेंड लॉ कहते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं केपलर के थर्ड लॉ की, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड को हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं, इंग्लिश में पीरियोडिक टाइम। अगर कोई मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो उसके टाइम पीरियड को, जितनी देर में उसने उसको रिपीट किया है, उसे हम उसका पीरियोडिक टाइम कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड बात एक ही होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। अगर केपलर्स लॉ आ रहा है तो एक ना एक लॉ तो डेफिनेटली आएगा लिखने के लिए। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है? तो लॉ ऑफ पीरियड समझने के लिए सबसे पहले आपको इस डायग्राम में आना पड़ेगा वापस। इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूं, कुछ जानकारी और ले लीजिए इसके साइड बाय साइड। बढ़ा देता हूं मैं। अगर सेंटर से हम इसकी बात करें
ठीक है, अगर हम सन को ये मानते हैं एपोजी और दूर वाला पॉइंट पेरीजी होता है, पेरीजी एपोजी, ठीक है, उससे खैर कोई खास मतलब नहीं है। तो अगर ये मेजर एक्सिस का आधा हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए इज सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, तो यहां पर ए है सेमी मेजर एक्सिस। इसी प्रकार से आप बी निकाल सकते हैं यहां पे, which is called semi minor axis, semi minor axis, semi major axis, semi minor axis, ठीक। तो हम दोनों का एवरेज निकालते हैं। तो नाउ अगर हम a प्लस बी बाय 2 कर दें तो इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, a प्लस बी बाय 2, सॉरी, इसकी वैल्यू तकरीबन मतलब इसकी वैल्यू जो होती है उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, मीन सेपरेशन बिटवीन प्लैनेट एंड सन, ठीक है ना भाई, क्योंकि प्लैनेट ऐसे चल रहा है, सपोज सन यहाँ पे, प्लैनेट ऐसे चल रहा है, तो सन से प्लैनेट की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है। तो हमने एक एवरेज सेपरेशन निकाल लिया कि एवरेज सेपरेशन ये होती है, ठीक है। तो आर क्या है, आर है मीन separation between planet and sun, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या होता है केपलर का, जैसे लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है। थर्ड लॉ होता है कि जो एक चक्कर लगाने में समय लगता है टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर, मैथमेटिकली पहले लिख देता हूं, स्टेटमेंट बाद में लिखूंगा, मैथमेटिकली, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ आर के। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी वगैरह में इस आर को ए ही लिख दिया गया है, मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये है कि आर, ये अलग से बात ध्यान में रखिएगा कि जो आर की वैल्यू आती है वो लगभग आती ए के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली ए बड़ा हो जाता है, बी छोटा हो जाता है, तो जो वैल्यू होती है वो आर की लगभग ए होती है। इस वजह से एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे ना लिख के टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब भी लिख दिया जाता है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आर की वैल्यू लगभग ए के बराबर रहेगी, बिकॉज ए आप जान रहे हो सेमी मेजर एक्सिस है, ये बड़ा है, इससे कंपैरिजन में बी छोटा है। जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमेशा बड़े वाले की साइड में सरक जाता है, आपने मीन पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो सिंपली इसी को अगर हम इसमें बोल दें शब्दों में तो वही लॉ बन जाएगा। क्या है लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet revolving, ठीक है, या मूविंग अराउंड सन, in an elliptical orbit, वैसे अंडरस्टूड है इलिप्टिकल ऑर्बिट, बट फिर भी लिख दिया सेफ्टी के लिहाज से। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of mean separation between planet and sun,
ये कंप्लीट हो गया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।